फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो दोनों में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसमें कुछ 6 जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हमने दी है, एक एक करके हम सारे को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड ये किस तरीके से बनाता है और हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये वाली चीज जो है हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल के इस ट्यूटोरियल में हम खत्म करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। इसमें हमने 6 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला हम लोग देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ रिएक्शंस करवाने होंगे मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, अदर सब्सटेंस और अदर जो मटेरियल है, अदर जो कंपाउंड्स है उसके साथ आपको रिएक्ट करवाना होगा इसको। और वहां पर हम फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसका रिजल्ट और इसी पे हम तय करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे किसको, मेटल, देखेंगे कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। दूसरे में पहला तो ये करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ ये कैसा बिहेव करता है, रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है, किस तरीके का प्रोडक्ट होता है इसका, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिल्यूट एसिड, एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या प्रोवाइड करता है हमको, रिजल्ट में क्या देता है ये देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल क्लोरीन के साथ हम इसका रिएक्शन देखेंगे और हाइड्रोजन के साथ फाइनली इसका रिएक्शन देखेंगे, किसका, इस मेटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है ये वाला, पहला जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, हवा में ये कैसे रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ ही कैसे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एयर लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ऑक्सीजन, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, एयर। एयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही होता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन। ठीक, तो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन और एयर। तो ये देखिए यहाँ पर मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना। अब ये क्या है, एयर, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है इसे, तो एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटमॉस्फेयर। तो whenever the metal react with the oxygen or atmospheric oxygen, it will result metal oxide। ये क्या बनाएगा, it forms metal oxide। ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी ये मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाता है, इस मेटल ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। अब एसिड, बेस और साल्ट पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेस किसको कहते हैं, तो बेस भाइयों सॉल्यूशन में OH माइनस जो हमारा आयंस देता है उसी को क्या बोलते हैं, तो ये बेस बोलते हैं। तो आप जान लीजिए कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड, इसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये हमेशा कैसा होता है, तो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड जब भी बनाता है तो क्या बनाएगा, आपको बेस बनाएगा। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये हमारे एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, सॉरी अम्लीय होती है। और इसकी कैसी होती है, क्षारीय होती है, बेसिक होती है। ठीक है, याद रखिए इसको। मेन चीज यही था, हमने समझा कि whenever metal react with oxygen it will produce metallic oxide which is basic in nature। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन हमने लिया है कि सोडियम को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, आपको पता होना चाहिए। हम लोग आगे रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, इसमें सोडियम आ जाएगा आपका, है ना, अल्मोनियम आ जाएगा, इस तरीके से मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये सब क्या है, पोटेशियम आ जाएगा सबसे के, ये सब रिएक्टिव मेटल्स है, जिसमें से सोडियम भी हमारा एक है। सोडियम जब रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। हमने आपको बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम रिएक्ट किया तो सोडियम का ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बैलेंस हमने किया, ये इस वाले रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको पता है, पहले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हम लोग इसको देख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी सोडियम ऑक्साइड बना है, Na2 ओ सोडियम ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है। इसको जब वाटर में आप H2O, वाटर में जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH बनाएगा।
क्या बनेगा, NaOH और प्लस H2 यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये देखिए इस वाले रिएक्शन में तो हमने क्या किया था, सोडियम को रिएक्ट करवाया था किसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। इसने क्या बनाया था, सोडियम ऑक्साइड बनाया था, Na2O। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो सबसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल है वो किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब यहाँ पर 2 लगाया तो सोडियम हमारे 4 हो गए, तो 4 आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन था। बेसिकली हमको क्या मिल रहा था, सोडियम ऑक्साइड मिल रहा था। अब इस सोडियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, जो कि बेसिक इन नेचर है, ये बेस बनाएगा हमेशा। जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाए H2O के साथ, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये क्या होता है, बेसिकली एक बेस ही है। ये क्या है, बेस है। कैसा है, ये बेस है हमारा। ये हमारा क्या है, बेस है। उसी तरीके से देखिए पोटेशियम को हमने रिएक्ट करवाया। पोटेशियम को अगर आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगा। और इस पोटेशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाइएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो अगेन एक क्या हमारा बेस है। मैग्नीशियम को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, ये देखिए पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। हमने क्या किया, मैग्नीशियम को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हमारा क्या बन गया, बेस बन गया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, बेस है हमारा, क्या है, बेस। अब इतना समझने के बाद हम लोग समझेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दोज मेटल्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कि दोज मेटल ऑक्साइड शोज द बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, मतलब बेसिक भी दिखाए और एसिडिक बिहेवियर दोनों को शो करे, तो वो क्या कहलाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। मतलब बेसिक बिहेवियर तो हो ही उसके पास, एसिडिक बिहेवियर को भी शो करे। मतलब देखो अगर आप इसे एसिड में भी डालो तो रिएक्ट करके ये क्या दे, सॉल्ट वाटर दे, और बेस में भी डालो तो भी ये रिएक्ट करके क्या दे, सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर कहाँ पे बनता है, अब केमिकल जो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस पहला चैप्टर था उसमें हमने आपको बताया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एसिड अगर हमारा बेस के साथ कंबाइन करता है तो ये हमारा बनाता है साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो हमने आपको बताया कि ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह काम करने लगेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह काम करने लगेगा, है ना। और अपोजिट तरीके से काम करेगा तो बेसिकली वो जो रिजल्ट होगा हमारा पहले की तरह सॉल्ट और वाटर ही जनरेट होगा। यहाँ ये चीज आपको याद रखना है, समझना है इसको बेसिकली कि देखिए अगर आप एसिड में अगर इसको डालेंगे, ये एसिड हमने पहले से कोई एसिड ले लिया, सपोज हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं कि कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड डालते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ये कर डालिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड को M लिखते हैं, M से डिनोट करते हैं, AM से, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने इसमें डाला। तो अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस भी हो सकता था, बेस की तरह भी बिहेव करेगा और एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ इस वाले रिएक्शन में ये बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एसिड तो यहाँ पे है ही। तो जस्ट अपोजिट बिहेव करता है, अगर एसिड पहले से हो तो बेस की तरह बिहेव करता है, बेस पहले से हो तो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि एसिड तो यहाँ पे पहले से है ही HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेस की तरह बिहेव करेगा, और दो अपोजिट नेचर का अगर मिलेगा एसिड बेस तो हमेशा क्या करेगा, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। तो बनना तो इसको साल्ट प्लस वाटर ही। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देखिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल। अब यहाँ पे देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, एसिड के साथ भी करते हैं रिएक्ट और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और बनाते क्या है, तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। नीचे हमने ये रिएक्शंस करके आपको दिखाया किस तरीके से बनाते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ये एल्युमिनियम और दूसरा है हमारे पास जिंक, यही दोनों। पहला क्या, एल्यूमिनियम और दूसरा क्या है, जिंक। यही दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, आपको याद रखना। तो एल्युमिनियम के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का क्या नेचर है, किस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड के साथ या बेस के साथ। देखिए एल्युमिनियम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ देखिए फ्रॉम एयर, ये मेटल है और ये रिएक्ट किया किसके साथ, हवा के साथ। तो इसमें क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होगा
ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, और ये जो होगा जिंक का ऑक्साइड होगा, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये कैसा एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और एज वेल एज बेस की तरह भी बिहेव करेगा। अब इसको क्या करते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड को हम यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाल रहे हैं, यानी कि ये तो पहले से एसिड है ही, यहाँ पे ये देखिए एसिड तो है ही है, ये बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। अब दोनों मिलके क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, और यहाँ पर पानी वाटर तो बनेगा ही। बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को। अच्छा यहीं पे क्या होता है, हम यहाँ पर के बेस ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, बेस लिया है, तो अब ये बेस की तरह नहीं, अब ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और दोनों प्रॉपर्टी को करता है, एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। ठीक है, देखिए उसका भी रिएक्शन दे दिया। ये तो देखिए ये क्या, एक्ट एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्ट, या पूरा ही लिख देता हूँ कि अल्युमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज बेस, इस वाले जगह पे। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज एसिड, एसिड की तरह यहाँ पे काम करेगा इस वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ से बेस पहले से मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, और अल्युमिनियम ऑक्साइड तो अभी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है हमारा। बेस यहाँ पे है तो एसिड की तरह यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, और एसिड बेस जैसे ही मिलेगा तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका जो रिजल्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्ट है, ये वाटर है हमारा। सॉल्ट क्या हो जाएगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, और सेट सोडियम, यहाँ से सोडियम और यहाँ से एल्यूमिनेट। अब ये वाला रिएक्शन आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ चुका है, आपने देखा है इसको कैसे देखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो हमने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज को भी थोड़ी देर बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज में अल्युमिनियम ऊपर आता है, ये क्या करेगा, सोडियम को, ये सॉरी हाइड्रो OH को हटाएगा, और ये सोडियम के साथ क्या करेगा, बैठ जाएगा जाके। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जिंक देख लेते हैं। अब जिंक भी क्या है हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिंक भी। मतलब जिंक का ऑक्साइड अगर बनेगा, जिंक अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो ये भी क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही तो बनाएगा ये। तो देखिए जिंक हमारा क्या है, मेटल है, मेटल है, ये रिएक्ट किया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ये रिएक्ट किया, और ये बना लिया जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड था, यहाँ पे देखिए पिछले स्लाइड में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या था, ये भी एम्फोटेरिक था, तो जिंक का भी क्या है, एम्फोटेरिक ही है। अब ये जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, अगर ये जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बेस की तरह काम करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको तो एसिड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया है, दूसरी बार हमने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड को लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब एक यहाँ पे एसिड है और दूसरा यहाँ पे क्या है, बेस है। तो जिसमें एसिड है, मतलब पहले वाले में एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तो ये एक्ट एज बेस, बेस की तरह काम करेगा, और दूसरे वाले में बेस के साथ रिएक्ट करवाया है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, देखिए पहला वाला रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो ZnCl2 बनाया, मतलब जिंक क्लोराइड साल्ट है हमारा, मेटल का साल्ट है। किसका साल्ट है, तो जिंक का साल्ट है ये। अब ये करने के बाद इसने क्या किया है, वाटर बनाया है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा हमारा क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम जिंकेट बना हमारा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, इसी को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। एक तरीके का साल्ट है सोडियम का, और यहाँ पर हमारा क्या बना, वाटर बना। ठीक है, चीज को आप समझ रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बस फाइनली आपको यही याद रखना है कि एसिड एज वेल एज बेस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ कॉपर जो है हमारे पास,
और कॉपर और आयरन का भी जो रिएक्शंस है वो भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, क्योंकि ये भी क्या है, मेटल है हमारा, कॉपर भी हमारा क्या है, मेटल है। ये भी रिएक्ट करेगा अगर ऑक्सीजन के साथ तो फिर मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। देखिए आयरन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मतलब आयरन टू, 2 और 3 ऑक्साइड, फेरस और फेरिक ऑक्साइड है तो ऑक्साइड ही। तो ये कैसा है, ये भी कैसा है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। कॉपर को करेंगे तो ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो एलिमेंट है हमारे, फिर आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो होता है लेस रिएक्टिव होते हैं। ये हीटिंग पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, या फिर जब आप इसे स्टीम दीजिएगा तब जाके ये रिएक्ट करेगा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल का जो है, ये हमारा रिएक्शन जो होता है मेटल का, वो वाटर के साथ किस तरीके से होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं इसको, है ना। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन के साथ ढेर सारे रिएक्शन हमने पढ़ा यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन के साथ हमने ढेर सारे रिएक्शन पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम लोग वाटर के साथ देख लेते हैं इसको। ये सेकंड नंबर पॉइंट है, इसको सेकंड कर लीजिए। सेकंड नंबर पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ अब किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए मेटल जब भी हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें, वाटर अलग है, स्टीम अलग है। स्टीम जो होता है वो अलग है, वाटर अलग है। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम रिएक्टिव मेटल है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है ये। तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर यहाँ पे देखिए कोल्ड लिखा है हमने, यहाँ पर भी लिखा है कोल्ड, और यहाँ पे भी लिखा है कोल्ड, हॉट नहीं लिखा है। हॉट का मतलब हो जाता है स्टीम। पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा किसी से, वाटर के, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ना कि पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि कोल्ड का मतलब क्या है, वाटर है, स्टीम की बात नहीं कर रहे। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हीट जनरेट होता है, यहाँ पर भी हीट जनरेट होता है। वैसे आप क्या करते हैं, जब पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम को पॉलीथीन में बांध कर और किसी तालाब में अगर इसको फेंकते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ठीक है, बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट जो होता है वो हीट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, रैंडम जनरेशन ऑफ हीट जो होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो ये याद रखिएगा, पोटेशियम जब भी जब भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस रिलीज को आप कैसे पता कर सकते हैं, तो पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है। ठीक है, तो ये हीट जो जनरेट होता है ना, इसी पॉप साउंड की वजह से होता है। क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से अगर निकलता है तो हाइड्रोजन में कैच हो जाता है फायर। क्या कर लेता है ये, कैच फायर। हाइड्रोजन गैस कैच फायर करता है, और ढेर सारे अमाउंट में जो हाइड्रोजन होता है बर्न होने के कारण यहाँ पे जो होता है वो एक एक्सप्लोजिव तरीके का माहौल यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ब्लास्ट की तरह ये दिखता है। ठीक है, तो रैंडम जनरेशन ऑफ जो हाइड्रोजन होता है, इतना सारा हाइड्रोजन जो निकलता है, और उसमें ये आग लगने की वजह से क्या होता है, ये फटता है, एक्सप्लोजन होता है पानी में। पानी में ब्लास्ट आपको दिखेगा अगर आप क्या कीजिएगा, पोटेशियम को वाटर में फेंकिएगा तो। सोडियम के साथ सेम है, सोडियम को भी वाटर में अगर फेंकते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही, हाइड्रोजन ढेर सारे अमाउंट में निकलता है, और हाइड्रोजन में आग लगने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है हाई अमाउंट में, जिसके कारण से एक्सप्लोजन होता है। ये ढेर सारा इस तरीके से एक्सप्लोजन होगा यहाँ पे आपको। ये वाला भी रिएक्शन आपको याद रखना है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज, हीट यहाँ पे रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरीके से मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम मेटल को भी थोड़ा सा समझते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम है सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में। वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा,
सिंबल से लिख देता हूँ, इसमें तो टाइम लगेगा। पोटेशियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, टीन हो गया, लीड हो गया, पीबी। और पीबी के बाद यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉपर, फिर हमारे पास मरकरी, फिर हमारे पास सिल्वर, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, गोल्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, फेरस, ये ई है ये। फिर उसके बाद हो गया टीन हो गया हमारे पास, लीड हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ से जब ऐसे बढ़ते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो रिएक्टिविटी हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ऊपर से नीचे जैसे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला जितना है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में से। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। तो हमने सोडियम को देखा, कैल्शियम को देखा, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो भैया मैग्नीशियम को वाटर में जब डालोगे तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वैसे भी मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न कराते थे ऑक्सीजन में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था हमारा। क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे ही थोड़ी बनता था, मैग्नीशियम को बर्न करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, बर्न करना पड़ता था, जलाना पड़ता था। मैग्नीशियम रीवन को हम क्या करते थे, स्क्रैच करके इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड हटाते थे। स्क्रैच करने के बाद इसमें क्या करते थे, आग लगाते थे, तब जाके ये जलता था। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। तो मैग्नीशियम चूंकि लेस रिएक्टिव हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम से, रिएक्टिविटी इसका क्या है, कम है, तो आपको यहाँ पे गर्म पानी यहाँ पे देना पड़ेगा रिएक्ट कराने के लिए। तब जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि मेटल प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेटल प्लस वाटर, मेटल को अगर वाटर में डालोगे तो यहाँ पे बनेगा मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये देखिए, स्टीम के साथ यहाँ पे हॉट गर्म पानी के साथ कराते हैं तो ये दिखाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। लेकिन इसी को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देता है। अल्युमिनियम की अगर बात करें तो एक नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्युमिनियम जब भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ तो करेगा ही नहीं। अल्युमिनियम प्लस H2O ऐसा होता ही नहीं कि बर्तन जो हम लेते हैं अल्युमिनियम का, क्या वो पानी के रखते हैं तो रिएक्ट कर जाता है, नहीं करता। तो अल्युमिनियम कभी भी कोल्ड वाटर के, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, इवन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, यहाँ भी नहीं करेगा। हाँ, स्टीम के साथ करता है, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करता है और अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, आयरन का फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ये सारा रिएक्शन आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। आइए अब थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर नंबरिंग चेंज नहीं है। थर्ड वाला में क्या है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डिल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिल्यूट एसिड को हम लोग देखेंगे। डिल्यूट एसिड के साथ जो है मेटल हमारा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रिएक्ट करके कैसा बिहेवियर हमारा शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल का दिखाया गया, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखिए। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ये सब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। तो एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, टीन हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, पीबी, लीड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और इसके बाद कॉपर, Cu, मरकरी को Hg, Hg हो गया, Ag हो गया, Ag हो गया, सिल्वर और क्या हो गया हमारा, गोल्ड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले सोडियम का। इसका देखने वाले सोडियम का। सबसे पहले तो देख लीजिए कि रिएक्शन ऑफ मेटल डिल्यूट एसिड, डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके का नेचर ये शो करता है। मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, डिल्यूट एसिड के साथ,
तो ये भैया बनाता है मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, याद रखिए इसको, ठीक है। अब इससे बात करते हैं, सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है, इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। सिंपली इसको साल्ट भी बोलते हैं हम लोग, खाने वाला नमक है, ठीक है। तो whenever the sodium react with the hydrochloric acid, it will form sodium chloride as well as hydrogen gas, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। उसी तरीके से अल्मोनियम की अगर बात करते हैं तो अल्मोनियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक की बात करते हैं, जिंक क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड नहीं, यहाँ पे देखिए आयरन 2 क्लोराइड बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या? आयरन 2 क्लोराइड। यहाँ पर भी आयरन का क्लोराइड बनेगा, यहाँ पर देखिए आयरन का क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पर कॉपर जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हमारे कहाँ पे है? सबसे नीचे है, पारा के ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन के नीचे होगी, तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से नीचे वाला, ये हाइड्रोजन है, तो इससे नीचे वाला कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बोलिएगा ना, तो ये यहाँ पर नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं होगा आपका, किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कौन? हाइड्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट। ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे वाला जितना एलिमेंट है, इसे हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट हमारा आता है एक्वारेजिया का। इसका एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है इसको समझते हैं। कंटेंट बहुत है, सबको आपको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन लंबा होने के कारण क्या है कि कंटेंट जो है वीडियो में काफ़ी ज़्यादा है, इतना से आगे कहीं नहीं पूछा जाएगा। और चैप्टर की अगर अच्छी समझ आपको बनानी है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट में काम चलने वाला है नहीं। बट यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि आधे घंटे में 15 मिनट में ही पूरे चैप्टर को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, तो उसका आइडिया नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं ख़त्म कर पाऊँ, लेकिन इतना तो कंटेंट एटलीस्ट आपको चाहिए ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, बने रहिए, धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। एक्वारेजिया की अगर बात करते हैं तो एक्वारेजिया क्या है? देखिए ये बेसिकली मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, और इसमें और क्या मिला हुआ होता है? एक तो नाइट्रिक एसिड होता है और दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक नाइट्रिक एसिड और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पहला कौन सा? नाइट्रिक एसिड, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है 25% होता है, 75% जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मतलब अगर बात करें तो 1 पार्ट क्या होगा? नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट जो होता है ये क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि 100 ml का आपने सॉल्यूशन लिया है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, if you want to form an aqua regia, then you will have to put 25 ml nitric acid and 75 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 75 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्या करना होगा? यहाँ पे मिलाना होगा, तब ये जाके आपका बनेगा क्या? एक्वारेजिया। अब देखिए एक्वारेजिया क्या है, ये जितने भी मेटल्स हैं हमारे, ऑल मेटल्स, ये सारे मेटल्स को डिजॉल्व कर सकता है। इट कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स, ये सारे मेटल्स को क्या कर सकता है? डिजॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ये देखिए गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, इवन प्लैटिनम जो होता है
प्लैटिनम मेटल्स जो होता है इसको भी डिजोल्व कर देता है सॉल्यूशन में, ठीक है। और इससे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि आजकल जो हमारे जो वेंडर्स हैं जो साफ करते हैं आपके ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरीज को, जो बोलते हैं साफ करने के लिए, तो वो देखिए आजकल जो घर घर डोर टू डोर जो सर्विस देते हैं, वो सर्विसिंग जो होता है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स को साफ करने की, तो उसमें क्या करते हैं कि इसी एक्वारेजिया का यूज करते हैं, जिसमें आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को डाला जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी बहुत डिजॉल्व होती है। जैसे ये हमारे पास क्या कंटेनर है उनके पास, इसमें एक्वारेजिया मिला हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया कि ऑर्नामेंट को डाल दिया, इस तरीके से कोई ऑर्नामेंट है उसको डाल दिया। अब ऑर्नामेंट को डालने से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है इस ऑर्नामेंट का वो डिजॉल्व होकर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। फिर इसको निकाल कर आपको दे दिया जाता है, और इस बार डिजॉल्व जो गोल्ड है इसको क्या कर दिया जाता है, डिजॉल्व गोल्ड को छान कर और इसे क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है मार्केट। तो ये लोग मुनाफा कमाते हैं इससे, ठीक है। ये मार्केट ट्रेंड है आजकल का, इसको याद रखिए। इंटरेस्टिंग चीजें मैंने बता दिया, वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। जी हाँ, इसी का इंतजार हम लोग कर रहे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने आपको इसको याद करवा दिया बातों बातों में, आपको पता भी नहीं चला हुआ कि आपको ये याद हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज भी ये कहलाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो कहता था अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल का अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम, कैसे, वर्टिकल कॉलम, सॉरी वर्टिकल कॉलम, इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, मतलब ऊपर से नीचे जब आए तो डिक्रीज करता जाए क्या, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी घटता जाए। तो इस क्रम में जब आप सजा देते हैं किसी भी मेटल को वर्टिकल कॉलम में, तो यही क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है, इसको याद रखो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मेटल्स and the arrangement of all the metals in a vertical column, in the vertical column in order to the decreasing reactivities, in order to the decreasing reactivity is basically known as a reactivity series। मतलब मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के आधार पर कुछ इस तरीके से सजाना कि वो वर्टिकली क्या हो, अरेंज हो, और ऊपर से नीचे जब आए तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो, घटती जाए। यही क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो ऑब्वियसली मोस्ट रिएक्टिव मेटल ये हो जाएगा, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा गोल्ड हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कॉपर से लेके हाइड्रोजन तक जो है, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको पहले। सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के नीचे वाला ये जो है, ये बोल रहा है कि दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो मेटल्स हैं ये सारे हाइड्रोजन को कांट रिप्लेस, हाइड्रोजन कांट रिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जितने भी ये मेटल्स आपको दिख रहे हैं कि these metals can replace hydrogen easily, replace hydrogen easily from its compound। वैसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है अगर उनसे रिएक्ट कराया जाए तो हाइड्रोजन को वहां से तुरंत ये क्या कर देता है, रिप्लेस, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेस, डिस्प्लेस उसको कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो गया, एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। तो पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, अल्युमिनियम जिंक आयरन टिन, अल्युमिनियम जिंक आयरन टिन लीड, अल्युमिनियम जिंक आयरन टिन लीड, लीड के बाद हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद बस चार ही है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड।
आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्शन ऑफ मेटल, चौथा है ये, विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि मेटल को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट, क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसी को बोलते हैं नीला थोथा, हिंदी में इसको बोला जाता है नीला थोथा, और इंग्लिश में ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का ये होता है। कैसा होता है ये, ब्लू कलर का। इसमें अगर आप जिंक को क्या कर दो, डाल दो, जो कि सॉलिड है, ये तो सॉल्यूशन है तो एक्वस है, ये हमारा क्या है, सॉलिड। तो ये जो बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है, मतलब यहाँ से देखिए कि कॉपर को हमारा जिंक क्या कर देगा, आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। अब जरा से देखिए जिंक हमारा यहाँ पे है और कॉपर हमारा यहाँ पे है, तो कॉपर को ये आसानी से हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, आसानी से हटा देगा। तो कॉपर क्या कर, यहाँ पे देखिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया यहाँ से, चलो निकलो, और यहाँ से क्या किया, ZnSO4, मतलब सल्फेट के साथ जाके ये खुद बैठ गया, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। और कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या फिर डिस्प्लेस कर दिया। इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, COLO, कलरलेस सॉल्यूशन ये होता है हमारा, ठीक है, इसको याद रखिए। तो जिंक सल्फेट इज कलरलेस बट कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर, इज ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का ये क्या होता है। तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट, ये मान लीजिए कि हमने कंटेनर लिया कॉपर सल्फेट से, ये भरा हुआ है, ये कैसा दिख रहा है अभी, ब्लू दिख रहा है, तो क्यों नहीं इसे ब्लू रंग दिया जाए। ये देखो कॉपर सल्फेट कैसा दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट है। जैसे ही इसमें हमने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का इस तरीके का ग्रेनुअल्स आता है, छोटा छोटा टुकड़ा आता है, जैसे ही इसको हमने डाला तो कॉपर का ये जो सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन था, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पानी जो है ये ब्लू नहीं जाके अब कैसा हो गया, व्हाइट दिखने लगा, तो कलरलेस हो गया, पानी की तरह हो गई, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के साथ आप आयरन को डाल सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो है, तो इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, एक रिएक्शन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3, इसमें अगर आप कॉपर को मिलाते हैं तो कॉपर जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देता है किसको, Ag को, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, आपको पता है सबसे नीचे आता है ये। तो यहाँ पे क्या करेगा, CuNO3 का होल 2 प्लस Ag यहाँ पे रिप्लेस होकर बाहर आ जाता है। ये रिएक्शन है हमारा किसका, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। अब ये देखिए मेटेलिक साल्ट ही तो है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, मेटल का साल्ट है। कौन सा मेटल है इसमें, कॉपर मेटल है, और यहाँ पर भी मेटल है। तो मेटल के साल्ट में हम लोग क्या करें, मेटल को मिला रहे हैं, तो मेटेलिक साल्ट है ये, मेटेलिक सॉल्ट है ये, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को मिला रहे हैं, मेटल को। तो ये मेटेलिक साल्ट है, मेटल इसमें मान लीजिए A मेटल है, इसमें B मेटल है। तो अब जो ये जो बनेगा, ये B का मेटेलिक साल्ट बनेगा, किसका, B का मेटेलिक साल्ट, और A वाला मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखिए कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इस चीज को ऐसे समझना है, ठीक है। अब पांचवा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होता है हमारा किसी भी मेटल का, ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्लोरीन के साथ। तो देखो सोडियम जो है, पोटेशियम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर आता है, तो सोडियम हमारा ऊपर है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सोडियम मान लीजिए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक मेटल हमारा सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन, गैस है, नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड बना रहा है, आयनिक क्लोराइड है ये, Na+Cl-, ये आयंस बनते हैं, आयन की बॉन्डिंग के कारण ये बना, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बेसिकली ये आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, काफी मजबूत है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये टेबल साल्ट, अभी बताया था हमने कि टेबल साल्ट इसी को बोलते हैं, कॉमन साल्ट इसी को बोलते हैं, बेसिकली इसको साल्ट बोलते हैं, खाने का नमक, ठीक है।
कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और अल्मीनियम रिएक्ट करता है तो अल्मीनियम क्लोराइड। ये काफी सिंपल है, आप समझ पा रहे हैं इसको। जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। आयरन रिएक्ट करेगा तो आयरन 3 क्लोराइड बनाएगा। फेरिक क्लोराइड इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। और 2 रहता है तो ये होता है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। लेकिन फेरस क्लोराइड बनाता नहीं, ठीक है, मैंने नाम बताया। कॉपर रिएक्ट करेगा तो ये किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। लास्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है कोई भी मेटल, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सोडियम को, अगर एक मेटल है हमारे पास सोडियम, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा, सोडियम हाइड्राइड बना देता है, आयनिक हाइड्राइड होता है। अब इसमें सोडियम Na+ होगा, हाइड्रोजन क्या है, एक निगेटिव की तरह काम करेगा, दोनों आके इस तरीके से बैठ जाएंगे। कैल्शियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक हाइड्राइड, ये बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। कैल्शियम पे क्या होगा, बोलिए, मेटल है ये, कैल्शियम क्या है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, दोनों आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आके बैठ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली मेटल्स की हमने क्या देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरी की पूरी देख ली है। अब नॉन मेटल्स की थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं अब नॉन मेटल की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहला है इसमें क्या, तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही किस तरीके से रिएक्ट करता है हमारा नॉन मेटल, इसको हम देखने वाले हैं। देखिए नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स था वो बेसिक ऑक्साइड बनाता था। मेटल से रिएक्ट करता था ऑक्सीजन के साथ तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाता था, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते थे। उसी तरीके से नॉन मेटल जो है ये जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। या फिर ये न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है, मतलब ऐसा ऑक्साइड बनाते हैं जो ना तो एसिड होता है और ना ही वो क्या होता है, बेस होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ना एसिडिक बिहेवियर शो करता है और ना बेसिक बिहेवियर। तो या तो ये ना एसिड बनाएंगे ना बेस बनाएंगे, और अगर इन दोनों में से बनाएंगे तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे। तो बेसिक बनाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो ये जो होता है कार्बन का लेते हैं। तो कार्बन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है CO2। और CO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। मतलब देखिए मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या बनाता था, बेस बनाता था, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है हमारा, याद रखिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या बनाता था, बेस बनाता था, और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। अब इसी CO2 को, यहाँ पर जो CO2 बना प्रोडक्ट में हमारा CO2 जो बना है, CO2 को अगर हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं H2O के साथ, तो ये हमारा बनाता है H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एसिड ही तो है। बेसिकली इसका ऑक्साइड जो होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, एसिड बनाता है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है O2 के साथ तो ये बनाता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एसिडिक होता है, कैसा है, एसिडिक होता है। अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप क्या कीजिएगा वाटर में मिला दीजिएगा तो ये बना देगा आपका क्या, H2SO3। क्या बना देगा, H2SO3 बनाता है। मतलब ये हो जाता है सल्फरस एसिड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारा जो नॉन मेटल है रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है हमारा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है हमारे पास क्या, एसिड बनाता है। कई बार देखिए हमारे हवा में क्या है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अपने बचपन में, अपने जो 6 और 7 की बुक पढ़ी होगी NCERT,
तो उसमें आपने देखा है कि जो सल्फर ऑक्साइड जो है ये हमारे हवा में सस्पेंड होता है। सल्फर का ऑक्साइड जो है ये हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, इंडस्ट्रियल एरिया से ये क्या होता है, निकलता है। ये हवा हवा में हमारा क्या एटमोसफेयर में सस्पेंडेड है इस तरीके से, और जब वो रेड ड्रॉप्स इस पे पड़ते हैं तो वाटर के साथ ये मिल जाता है और ये हमारा गिरता है किस पे, ताजमहल पे। किस पे गिरता है, ताजमहल पे। तो मार्बल कैंसर एक जो प्रोसेस है, मार्बल कैंसर नाम से, जिसमें ताज जो होता है उसका डिप्लीट होकर कोरोसिव नेचर होता है हमारा। एसिड एसिड कोई भी हो उसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। तो उसने क्या किया, बेसिकली जो मार्बल है उसके ऊपरी वाली लेयर को क्या कर दिया, खोजना स्टार्ट किया, जिसके कारण से उजला रंग हटकर ये पीला होना शुरू हो गया। इसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर की घटना आप समझ सकते हैं सल्फरस एसिड से ही होती है हमारी। अब जैसे बात करते हैं हम लोग कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा बनाता है, तो ऐसा ऑक्साइड कौन सा होता है जो कि ना तो एसिडिक होता है और ना वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो देखिए इनमें कुछ कुछ ऑक्साइड मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन H2 जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो ये बनाता है H2O। तो ये वाटर, तो वाटर तो ना तो एसिडिक है और ना ही ये क्या है, बेसिक है। इसी तरीके से सोडियम कहा गया, नाइट्रोजन सॉरी, N2 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा N2O। इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये सब क्या है, इनर्ट है, न्यूट्रल है। ये आप याद रखिए, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल क्या करता है रिएक्ट करके। देखिए बेसिकली जो होता है नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे मेटल्स हमारे करते थे, मेटल्स में हम लोग क्या करते थे, वाटर को मिला देते थे तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते थे, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाते थे। क्या बनाते थे, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं थर्ड वाला, कहता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा नॉन मेटल आपका, ठीक है। अब देखिए चौथा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन के साथ जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव जो हमारा नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर समझना चाहें तो सोडियम ब्रोमाइड है यहाँ पे, NaBr, इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। देखिए ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल। रिएक्ट करके बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस Br2। देखिए क्लोरीन ने किसको, ब्रोमीन को क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो ये बेसिकली होता है हमारा जब रिएक्शन होता है किसी भी नॉन मेटल का साल्ट सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पर तो ये है हमारा सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा साल्ट सॉल्यूशन। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या हमारा साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है 2 पॉइंट, इसको देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं नॉन मेटल, ये आप बताइए हमें। ये बिल्कुल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे नॉन मेटल को अगर बात करें, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। उसी तरीके से फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस है हमारा P4 प्लस क्लोरीन, यहाँ पर भी रिएक्ट करेगा Cl2 यहाँ पर लीजिए, तो ये क्या है, PCl। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये बनाता है। बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ आयन से नहीं बनता ये, और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होगा ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड से अगर ये बनता है तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसमें। कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हट जाएगी। 6 नंबर में कहता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ये, तो हाँ बिल्कुल करता है। हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हैं, सल्फर को करवाइए, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, क्या बनाता है, H2S। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई अभी के चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मेटल हमारा रिएक्ट करता है, और जो आयनिक प्रॉपर्टी है, शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। फॉर्मेशन ऑफ आयंस जो होता है और कैटायंस जो होता है, किस तरीके से होता है हमारे मेटल और नॉन मेटल में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।